जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं आपका अपना दोस्त मुकेश निगम चंद्रा आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है। मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। इवन मैं आपको ये समझाऊंगा कि आखिर हिस्ट्री कैसे पढ़ना है। ठीक, पढ़ना आपको ही है। बस मैं आपको ये गाइड करूंगा कि हिस्ट्री में कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ें हैं और कैसे हिस्ट्री को हम एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बना लें। जैसे अदर सब्जेक्ट्स को हम लोग पढ़ते हैं, वैसे हिस्ट्री को कैसे हम लोग एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बना लें। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना है कि आखिर जो हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, जो हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं उसको लिखा कैसे क्या होगा। क्योंकि हमें पता है कि जिन लोगों ने हिस्ट्री लिखी उन्होंने हिस्ट्री बनाई नहीं थी, और जिन्होंने बनाई वो लिखने के लिए थे नहीं। ठीक है, तो आखिर कैसे हिस्ट्री लिखी गई, कैसे इतनी बड़ी बड़ी बातें हम लोग पढ़ रहे होते हैं कि ये राजा बहुत महान है और हमारे पूर्वजों ने ऐसे काम किए। आखिर कैसे? तो हम एक समझ डेवलप करेंगे, हम लोग एक समझ डेवलप करेंगे आखिर कैसे ये हिस्ट्री लिखी गई है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इतिहास है क्या। इतिहास का परिचय 2-4 मिनट का टाइम मैं आपसे लूंगा और मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर इतिहास है क्या। ठीक है, देखिए, हर वो चीज जो हम कर चुके होते हैं इतिहास बन जाती है। हर वो चीज जो हम कर चुके होते हैं कुछ समय बाद वो इतिहास बन जाती है। ठीक है, ऐसे ही कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अच्छी हो जाती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बुरी होती हैं। तो हम इन सभी चीजों को इतिहास में दर्ज कर देते हैं। अब देखिए, सबसे पहला इतिहास पढ़ने में एक सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि आखिर ये जो हिस्ट्री शब्द है ना, ये हिस्ट्री शब्द है, इसके जनक कौन है। हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री। सबसे पहला वर्ड, सबसे पहला वर्ड हमें पढ़ना है कि हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री, यानी फादर ऑफ हिस्ट्री। इतिहास के पिता, इतिहास के पिता या जनक कौन माने जाते हैं। हेरोडोटस। हेरोडोटस साहब को, हेरोडोटस साहब को इतिहास का जनक कहा जाता है। हेरोडोटस साहब को इतिहास का जनक कहा जाता है। ठीक है, एक बात और इन्हीं से रिलेटेड है बेटा। हेरोडोटस ने एक वर्ड और दिया था हमें, आप लोगों ने सुना होगा एक वर्ड के बारे में जिसको कहते हैं डेल्टा। एक वर्ड और है डेल्टा। ये वर्ड भी बेटा हेरोडोटस साहब ने ही दिया था। हेरोडोटस साहब ने ही ये वर्ड भी दिया था। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, हालांकि हमारे हिस्ट्री से संबंधित नहीं है, लेकिन एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए डेल्टा वर्ड किसने दिया था और किस रिवर के मुहाने को देख के ये वर्ड दिया गया था। तो मैं आपको बता दूं ये बेटा नाइल रिवर, नील नदी, नील नदी के मुहाने को देखा और इन्होंने क्या बोला, वो कुछ त्रिभुजाकार आकृति में बना हुआ था। जहां से नदियां समुद्र में गिर रही होती हैं वो एरिया त्रिभुजाकार जैसा बन जाता है, और उन्होंने क्या बोल दिया, ये तो डेल्टा है, और इन्होंने एक वर्ड डेल्टा भी दे दिया। ठीक है, ठीक। अब बात करते हैं कि आखिर इतिहास लिखा कैसे गया, कैसे हमारे हिस्टोरियन इतिहासकारों ने इतिहास लिखा, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। बेटा, इतिहास को लिखने के लिए इतिहासकारों ने दो
साक्ष्यों का प्रयोग किया। दो प्रकार के साक्ष्य थे जिनसे इतिहास लिखा गया। ठीक है, जैसे सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। भारतीय इतिहास के स्रोत। भारतीय इतिहास के स्रोत। बेटा दो प्रकार के साक्ष्य हम लोग के सामने थे, सोर्सेज हम लोग के सामने थे, जिसके बिहाफ पे हिस्ट्री लिखी गई है। इसमें से एक है पुरातात्विक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, एंड सेकंड वन इज लिटरेरी लिटरेरी सोर्सेस, यानी साहित्यिक स्रोत। इन्हीं दो स्रोतों की मदद से पूरा का पूरा इतिहास लिखा गया। एक था पुरातात्विक और एक था साहित्यिक। इसके अलावा कुछ नहीं था इतिहास लिखने में। हिस्टोरियन, इतिहासकारों ने देखा कि पुरातत्व विभाग ने क्या क्या चीजें निकाली हैं, उनको सब संकलन किया। और लिटरेरी कौन कौन सी बुक्स वगैरह हमें मिली हैं, इन सबको देख के फिर क्या किया गया, इसका अध्ययन किया और इन लोगों ने क्या कर दिया, इतिहास बना दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पुरातात्विक स्रोत के बारे में। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पुरातात्विक स्रोत के बारे में। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, पुरातात्विक स्रोत, इसके बारे में हम लोग देखते हैं आखिर ये क्या है, पुरातात्विक स्रोत क्या है। ठीक है, एक बात क्लियर करिए, आप लोगों को मेरी वॉइस वगैरह मिल रही है? आप हमें एक मैसेज करिए, बताइए वॉइस वगैरह सब क्लियर आ रही है? तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा कि हम लोग आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला पॉइंट ये आएगा कि ये बताइए इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट या इंडियन आर्कियोलॉजिकल के पिता कौन थे, फादर कौन थे, किसको जनक माना जाता है इंडियन आर्कियोलॉजी को। ठीक, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? तो एक नाम आपको पता होगा, अलेक्जेंडर कनिंघम जी का। अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक यानी फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, भारतीय पुरातत्व का जनक, इंग्लिश में भी लिख लीजिए, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे मनाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम साहब को माना जाता है। अच्छा, हम पुरातात्विक स्रोत में पढ़ते क्या क्या है, आखिर किन किन चीजों का अध्ययन हमें पुरातात्विक स्रोत में करना होता है, या कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो हमें खुदाई के दौरान या पुरातत्व विभाग की टीम ने खोज के दिए हुए हैं। तो उन सभी का अध्ययन जो होता है वो आपका
भारतीय आपका आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, आखिर कौन कौन से आर्कियोलॉजिकल सोर्स हैं इसके बारे में पढ़ना है, और जिनके बिहाफ पे क्या किया गया है, जिनके बिहाफ पे हमारे इतिहासकारों ने, हमारे हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री लिखी हुई है। तो नंबर 1 पे इसमें आता है बेटा क्वाइंस। हमें सिक्कों के बारे में पढ़ना होता है। ठीक, यानी इतिहासकारों ने सिक्कों का अध्ययन किया, जो सिक्के उन्हें मिले उनका अध्ययन किया। हमें पता है कि मैक्सिमम समय में सिक्के जारी होते रहे हैं। ठीक है, तो इन सिक्कों से हमें बहुत कुछ मिला, इतिहास के बारे में हमें बहुत सी जानकारियां सिक्कों के माध्यम से मिली। अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, तो आप लोगों को और क्लियर होगा। तो हमें पढ़ना क्या है मेन पुरातात्विक स्रोत में, एक हो गया सिक्कों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, सिक्कों के बारे में पढ़ना है, और नंबर 2 पे इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ना है। इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ना है। इंस्क्रिप्शन मतलब अभिलेख। हमें अभिलेखों के बारे में पढ़ना है, अभिलेख के बारे में पढ़ना है। कॉइन्स, अभिलेख और मोन्यूमेंट्स, मोन्यूमेंट्स के बारे में पढ़ना है। मोन्यूमेंट्स यानी स्मारक, जो हमारे स्मारक आदि बने होते हैं, इनसे हमें पता चल रहा होता है कि आखिर हिस्ट्री में किसने क्या बनवाया, किसकी क्या खास बात थी, कौन कैसे काम कर रहा था, है ना। ये सब चीजें यहाँ पे हमें स्मारक में मिलेंगी। और नंबर 4 पे एक और चीज है पेंटिंग। पेंटिंग यानी चित्रकला या चित्रकारी। ठीक, चित्रकारी या चित्रकला। ठीक है, पेंटिंग्स, इन सभी चीजों को पढ़ना है। इसके अलावा एक चीज और, बहुत सी चीजें और हैं, ईटीसी लिख दे रहे हैं। यानी मेन मेन हमें कॉइन्स के बारे में पढ़ना है, इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ना है, मोन्यूमेंट्स के बारे में पढ़ना है, पेंटिंग्स के बारे में पढ़ना है। इन सभी चीजों से, इन सभी चीजों के अध्ययन से हिस्ट्री लिखी गई है पुरातात्विक रूप से। लिटरेरी की बात नहीं कर रहा हूं, पुरातात्विक की मैं बात कर रहा हूं। यानी आर्कियोलॉजिकली, आर्कियोलॉजिकल सोर्स यही है मेन, जिसमें क्या आ रहा है, हमने क्वाइंस की बात कर ली, हमने इंस्क्रिप्शंस की बात कर ली, हमने मोन्यूमेंट्स की बात कर ली, और हमने हमने लास्ट में पेंटिंग्स की बात कर ली। इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें, ऐसी हर चीज जो कहीं भी खुदाई के दौरान मिली और वो पुराने समय से रिलेट करती हुई थी, उन सभी से उन सभी से हिस्ट्री लिखी गई है। उन सब की मदद से हिस्ट्री लिखी गई है। हमारे इतिहासकारों ने उन्हीं सब से मदद ली और उसी के बिहाफ पे हिस्ट्री लिख दी। ठीक, अब एक काम करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सबसे पहले क्वाइंस के बारे में देखते हैं, यानी सिक्कों के बारे में देखते हैं। सिक्का या सिक्के, क्वाइंस। एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है बेटा कि स्टडी ऑफ क्वाइंस क्या कहलाता है। स्टडी ऑफ क्वाइंस, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है। सबसे पहला क्वेश्चन यही है, और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कई एग्जामिनेशंस में मिल चुका है। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ क्वाइंस, सिक्कों का अध्ययन। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ क्वाइंस। स्टडी ऑफ क्वाइंस क्या कहलाता है, न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स, या इसी को हिंदी में मुद्रा शास्त्र कहते हैं। हालांकि अगर आपसे ये पूछा जाएगा तो मुद्रा शास्त्र ऑप्शन में आने की कम चांसेस रहते हैं। वो आपको ये देवनागरी लिपि में ही न्यूमिस्मेटिक्स दे देंगे हिंदी वालों को। ठीक है, हिंदी में न्यूमिस्मेटिक्स ही लिख के दे देंगे वो देवनागरी लिपि में। ठीक, तो आपको ये याद रखना है कि जो सिक्कों का अध्ययन होता है वो मुद्रा शास्त्र तो कहलाता है, लेकिन इसके अलावा इसको न्यूमिस्मेटिक्स भी कहते हैं। ठीक, अब सबसे बड़ी चीज हमें ये जाननी होगी कि आखिर ये सिक्के आए कब, सिक्के जारी कब हुए, पहला किस सिक्का कब जारी हुआ। पहला सिक्का हम लोग पढ़ते चले आए हैं, अभी हम लोग और पढ़ेंगे। ये मेरी आज की जो क्लास है ना बेटा, ये मेरी आज की क्लास एक ऐसी क्लास है
जिसमें से आपको किसी भी एग्जामिनेशन में वनडे हो या आरओ एआर हो एक क्वेश्चन मिलने की पूरी संभावना है। और कहीं कहीं जहां पे हिस्ट्री की वेटेज ज्यादा होगी वहां पे आपको दो क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। मैं आपको बस ये बता रहा हूं आज की आखिर इतिहास लिखा कैसे गया है, इतिहास कैसे लिखा गया है। उसी में मैंने आपको दो चीजें बताई। एक क्या बताया, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, और दूसरा लिटरेरी सोर्सेस। तो आर्कियोलॉजिकल में मैं कंटिन्यू कर रहा हूं और उसमें मैं सिक्कों पे आ गया हूं। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, ये मत सोचिएगा कि सर ये कैसे पढ़ा रहे हैं, सारी चीजें एक साथ कंबाइन करके पढ़ाते चले जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरी पहली क्लास है। और मैं आपको बता दूं कि मैं प्रॉपर तरीके से आपको सभी डायनेस्टी, सभी वंशों के बारे में बताऊंगा। ये मेरी इंट्रोडक्शन क्लास है, जिस इंट्रोडक्शन क्लास का आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। इस क्लास में मैं आपको वो सारे क्वेश्चंस बताऊंगा जिनके बारे में अक्सर पूछा जाता है आपसे। मैक्सिमम एग्जामिनेशन में बहुत से क्वेश्चन इससे मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो इसीलिए स्टडी ऑफ कॉइन्स क्या कहलाता है, न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। ठीक, तो सबसे पहला सिक्का, आखिर सबसे पहला सिक्का जारी कब किया गया, एक पॉइंट आ गया कि बताओ फर्स्ट कॉइन इश्यूड इन महाजनपद काल। यानी पहला सिक्का महाजनपद काल में जारी किया गया, महाजनपद काल में जारी किया गया, जारी किया गया। हालांकि बहुत सी बुक्स हैं, बहुत से हिस्टोरियन हैं जो ये कहते हैं कि उससे पहले भी सिक्का जारी हो गया था। ठीक है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि पहला सिक्का जो था बेटा वो महाजनपद काल में जारी हुआ। अच्छा, महाजनपद काल से पहले और भी चीजें हैं, और भी काल आए हमारे सामने, जैसे, तो नोट करके लिखना जरा बेटा, महाजनपद काल से पहले भी जो काल थे, जैसे नोट करके डालो। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना होगा स्टोन एज के बारे में। स्टोन एज यानी पाषाण काल। कौन सा, पाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल में बेटा, पाषाण काल में कोई भी कॉइन्स नहीं थे, नो कॉइन, सिक्का नहीं था, कोई भी सिक्का नहीं था। पाषाण काल में कोई सिक्का नहीं था, स्टोन एज में कोई सिक्का नहीं था। उसके बाद हम स्टोन एज से जब आगे बढ़ेंगे तो हमारे सामने आएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में भी कोई सिक्का नहीं था, नो कॉइन, कोई सिक्का नहीं था। बट यहां से मुहर मिली है, सील मिली है, कोई कॉइन नहीं था, कोई सिक्का नहीं था, बट सील मिली है, यानी मुहर मिली है, मुहर मिली है। वो किसी अन्य काम में आ रही थी, ये एक्सचेंज वाला वो नहीं था, मतलब मुद्रा दे के सामान लेने वाला समय नहीं था वो। ठीक है, इसीलिए कोई भी सिक्का नहीं था, लेकिन वहां पे मुहरें मिली है, सील मिली है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी कोई सिक्का नहीं मिला है, केवल क्या मिला है, सील मिली है, मुहरें मिली है। ये व्यापार करते थे, तो व्यापार करने में ये सील वगैरह मार के अपना माल एक जगह से दूसरी जगह भेजते होंगे। ठीक है, उसके काम आता था, ये सील मिली है, यानी कोई सिक्का हमें नहीं मिला है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद हमारे पास जो आएगा वैदिक काल आएगा, इसके बाद आ जाएगा वैदिक काल, वैदिक एज यानी वैदिक काल। वैदिक काल बेटा, वैदिक काल में भी कोई सिक्का नहीं था, कोई भी सिक्का नहीं था, वैदिक काल में भी कोई सिक्का नहीं था। ठीक है, लेकिन दो चीजें थी, सिक्का तो नहीं था, कोई नो कॉइन, लिख लेना बेटा, कोई सिक्का नहीं था, नो कॉइन्स।
लेकिन दो चीजें थी, बट दो चीजें थी। एक था बेटा निस्क, एक था निस्क, और एक था सतमान। ये दो चीजें थी, निस्क और सतमान, ये दो चीजें थी। निस्क और सतमान ये दो चीजें थी, ठीक है। निस्क जो था बेटा, ये मेड ऑफ गोल्ड था, मेड ऑफ गोल्ड। ये सोने का बना होता था, सोने का, ये सोने का बना होता था। और जो सतमान है, ये मेड ऑफ सिल्वर था, मेड ऑफ सिल्वर, यानी चांदी का बना होता था। सतमान चांदी का बना होता था, निस्क सोने का बना होता था, सतमान चांदी का बना होता है। नेक्स्ट पेज में देखते हैं इसको, ठीक है। क्या बताया मैंने, एक निस्क होता था, निस्क, जो कि बेटा मेड ऑफ गोल्ड था, मेड ऑफ गोल्ड, यानी सोने का बना होता था, सोने का बना होता था। और ये बेटा पहनने के काम आता था, एक ऑर्नामेंट्स की तरह, आभूषण की तरह पहनने के काम आता था, पहनने के काम आता था, ठीक। निस्क जो था बेटा वो सोने का था, और ये पहनने के काम आता था। इसके अलावा सेकंड जो बताया था मैंने, सतमान, सतमान, ये बेटा मेड ऑफ सिल्वर था, ये चांदी का बना होता था। और ऐसा कहते थे कि एक सतमान, अगर हम किसी को एक सतमान दे दें जो चांदी का था, तो इक्वल टू, बराबर होता था 100 थिंग्स के, 100 वस्तुओं के बराबर होता था, 100 वस्तुओं के बराबर होता था, ठीक है। जो सतमान है बेटा, वो चांदी का बना होता था, और एक सतमान बराबर 100 थिंग्स। अगर हम एक सतमान किसी को देंगे, तो उसके बदले में वो हमें 100 वस्तुएं देगा। अब वस्तुएं कैसी थी, क्या था, किस टाइप की थी, ये सब चीजें हमें इतने डिटेल में नहीं जाना है। हमें बस ये जानना है कि हमें दो चीजें मिली, एक तो निस्क मिला और एक सतमान मिला। बस ये याद रखना है, ये कोई भी क्या नहीं था, उस समय कोई सिक्का नहीं चल रहा था। उस समय वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय की व्यवस्था थी। मतलब व्यक्ति क्या कर रहा था कि अपने वस्तुओं को एक्सचेंज करता था, जिसके पास जिस चीज की नीड होती थी, वो जिसके पास भी हो रहा होता था, एक्स्ट्रा हो रहा होता था, उससे लेता था, और उसके नीड की वस्तुएं उसको देता था। इस तरह वस्तु विनिमय प्रणाली उस समय चल रही थी, ठीक है। लेकिन कोई भी सिक्का नहीं था, वैदिक काल तक कोई सिक्का नहीं था। मैं देख लेता हूं जरा, एक मिनट, कोई मैसेज वगैरह तो नहीं आया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आ गया मौर्य, इसके बाद मौर्य पीरियड आ गया। बेटा मौर्य काल आया, मौर्य काल, मौर्य काल में हमारे पास एक सिक्का था पर्ण, जो कि मेड ऑफ सिल्वर था। किसका बना होता था, मेड ऑफ सिल्वर, जो कि चांदी का बना होता था, मेड ऑफ सिल्वर, चांदी का बना होता था पर्ण, ठीक। तो इस तरह से ये पूरा सिक्के चल रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या बताया कि स्टोन एज में कोई भी सिक्का नहीं था। उसके बाद आया इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसमें भी कोई सिक्का नहीं था, बट मुहर थी। बहुत प्रॉपर तरीके से पढ़ना है आपको, मुहर थी, ठीक, जो किसी अन्य काम में आती थी।
उसके बाद वैदिक पढ़ा, वैदिक में भी सिक्का नहीं था, लेकिन दो चीजें थी, एक निष्क था और एक शतमान था। निष्क सोने का बना होता था और ज्वेलरी की तरह यूज करते थे, पहनने के काम आता था, ठीक, मेड ऑफ गोल्ड था। और शतमान चांदी का बना होता था, और एक शतमान बराबर 100 थिंग्स होता था, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब मौर्य काल आया तो पण नामक सिक्का चलने लगा। क्या चल रहा है? पण सिक्का चल रहा है, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि पहला सिक्का महाजनपद काल में इश्यू हुआ था, वो सिक्का था कौन, एक चीज ये भी नोट कर लीजिएगा। उसके बाद महाजनपद काल आया, ये पहले होगा मौर्य से। महाजनपद जो पीरियड ने मैंने बताया कि सिक्का था, वो कौन सा था? पंचमार्क का, पंचमार्क, पंचमार्क सिक्के, पहली बार पंचमार्क सिक्के जारी हुए। इसे आहत वाले सिक्के भी कहते हैं, आहत वाले सिक्के भी कहते हैं, इन्हें आहत वाले सिक्के भी कहते हैं, ठीक है, महाजनपद में। उसके बाद फिर मौर्य आया, मौर्य में पण जारी हुआ। मौर्य के बाद पोस्ट मौर्य आया, पोस्ट मौर्य यानी मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल। जब मौर्योत्तर काल आया बेटा, तो हमारे देश में कई विदेशी लोग आए। उनमें से नंबर 1 पे हमारे देश में इंडो ग्रीक आए, इंडो ग्रीक लोग आए, यानी हिंद यूनानी लोग आए, हिंद यूनानी लोग हमारे देश में आए। ये अपने साथ सोने का सिक्का लेके आए थे, ये अपने साथ सोने का सिक्का लेके आए थे। उत्तर मौर्य काल या मौर्योत्तर काल एक ही बात है। तो मौर्योत्तर काल या उत्तर मौर्य काल में क्या हुआ, हमारे देश में कई कई विदेशी लोग आए, ठीक है, जिसमें से सबसे पहले नंबर पे इंडो ग्रीक आए। और इंडो ग्रीक ने ये पहली बार हमारे देश में सोने का सिक्का लेके आ गए, ठीक है। यानी एक क्वेश्चन बना कि भारत में सोने की सिक्के की शुरुआत किसने की? भारत में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, भारत में सोने की सिक्के, सोने की सिक्कों की शुरुआत किसने की? यानी भारत में सोने के सिक्कों की शुरुआत की किसने की बेटा? तो याद रखना है आपको, हिंद यूनानी। किसने की? हिंद यूनानियों ने, हिंद यूनानी, इंडो ग्रीक। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था एक बार कि भारत में सोने के सिक्कों की शुरुआत किसने की, तो किसका नाम आएगा? हिंद यूनानी ने भारत में पहली बार सोने के सिक्के की शुरुआत की। लेकिन बेटा इन्होंने जो शुरुआत की ना, ये सोने के सिक्के प्योर गोल्ड के नहीं थे, शुद्ध सोने के सिक्के नहीं थे। यानी जो ये हिंद यूनानियों ने सिक्कों की शुरुआत की, सोने के सिक्कों की शुरुआत की, वो बेटा अशुद्ध सोने के थे, अशुद्ध सोने के थे, मतलब वो शुद्ध सोने के सिक्के नहीं थे, ठीक, ये शुद्ध सोने के सिक्के नहीं थे। तो अभी क्वेश्चन आ गया कि ये बताइए, अगर ये अशुद्ध थे तो फिर भारत में पहली बार शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए हैं? भारत में पहली बार शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो लिखिए, भारत में पहली बार शुद्ध सोने के सिक्के, शुद्ध सोने का सिक्का विम कटफिशस ने जारी किया। भारत में पहली बार शुद्ध सोने का सिक्का, शुद्ध सोने का सिक्का विम कटफिशस ने जारी किया, विम कटफिशस ने जारी किया, विम कटफिशस ने जारी किया। विम कटफिशस ने पहली बार भारत में सोने का सिक्का जारी किया। ये थे कौन? ये बेटा कुषाण किंग था, यानी कुषाण राजा था या कुषाण शासक था। ये क्या थे?
कुषाण शासक, रूलर, कुषाण शासक, किंग या रूलर, कुषाण शासक थे, ये कुषाण शासक थे। विम कटफिशर्स ने पहली बार भारत में शुद्ध सोने के सिक्कों की शुरुआत की, जो कि क्या थे, कुषाण शासक थे। यानी ये क्वेश्चन आ गया कि भारत में पहली बार सोने के सिक्कों की शुरुआत किसने की, तो हिंद यूनानी। अगर आ गया भारत में पहली बार अशुद्ध सोने के सिक्कों की शुरुआत किसने की, हिंद यूनानी। अगर भारत में पहली बार शुद्ध सोने के सिक्कों की शुरुआत किसने की, ये बात आई, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, विम कटफिशर्स का नाम आएगा। ठीक है, ये चीजें प्रॉपर तरीके से आपको याद रखनी है। ठीक, इसके बाद बेटा और भी डायनेस्टीज आई, जैसे गुप्ता आया, गुप्त काल आया, गुप्ता डायनेस्टी आ गई। जब गुप्ता डायनेस्टी आई बेटा, इसके बाद गुप्ता डायनेस्टी आ गई, यानी गुप्त काल या गुप्त साम्राज्य या गुप्त काल आया। तो गुप्त काल में बेटा दीनार जारी किया गया, दीनार, जो कि बेटा किसका था, मेड ऑफ गोल्ड, जो कि सोने का बना होता था। क्या जारी किया गया, दीनार। गुप्त काल में दीनार जारी किया गया, जो कि सोने का बना होता था, सोने का बना होता था। और बहुत से सिक्के हैं जो जारी किए जा रहे हैं। मैं आपको उन सिक्कों के बारे में बताया दे रहा हूं जो सिक्के आपसे अक्सर एग्जामिनेशन में पूछ ले जाते हैं। ठीक है, तो गुप्तास के बाद अब हमारे देश में अरब अटैक हुआ, हमारे देश में अरब अटैक हुआ, यानी अरब आक्रमण हुआ। इसके बाद बेटा जब हमारे देश में अरब आक्रमण हुआ, अरब अटैक हुआ, अरब आक्रमण हुआ, अरब अटैक हुआ, तो अरब अटैक जब हुआ तो इन्होंने एक सिक्का यहां पे चला दिया, दिरहम, दिरहम। तो हमारे भारत में दिरहम सिक्का आया, जो कि अरब में चल रहा होगा, है ना, चलता था उस समय दिरहम। तो अरब अटैक के द्वारा हमारे देश में दिरहम आ गया, हमारे देश में दिरहम आया अरब अटैक से। ठीक है, उसके बाद इल्तुतमिश साहब आए दिल्ली सल्तनत में, तो इन्होंने दो सिक्के जारी किए, इल्तुतमिश, 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 इन्होंने बेटा दो सिक्के जारी किए, एक किया टंका, एक किया टंका और एक किया जीतल। इन दो सिक्कों को जारी किया, टंका और जीतल। टंका जो था बेटा ये बना होता था सिल्वर का, ये सिल्वर कॉइन था, और जो जीतल था यानी चांदी का बना होता था। सिल्वर कॉइन्स मतलब चांदी का था, और जो जीतल था ये कॉपर कॉइन था, यानी तांबे का बना होता था, तांबे का बना होता था। ठीक है, अरब अटैक के बाद इल्तुतमिश आ गए, यानी दिल्ली सल्तनत का टाइम आया। तो दिल्ली सल्तनत में ये दो सिक्के बहुत पूछे जाते हैं, इल्तुतमिश द्वारा जारी किए गए दो सिक्के कौन से हैं, टंका एंड जीतल। टंका जो है ये मेड ऑफ सिल्वर है, जबकि जीतल जो है वो किसका है, मेड ऑफ कॉपर है। ठीक, इसके बाद, इसके बाद मुगल्स आए। जब मुगल्स आए तो मुगल में सबसे इंपॉर्टेंट अकबर, एक सिक्का अकबर ने भी जारी किया था, अकबर ने जारी किया। अकबर ने जो सिक्का जारी किया उसका नाम था सिया राम, नहीं राम सिया, राम सिया सिक्का, राम सिया सिक्का अकबर ने जारी किया, राम सिया अकबर। अच्छा, इससे क्या पता चल रहा है, सिक्कों से कैसे चीजें पता चल रही है। पहली बात तो सिक्कों से ये पता चल रहा है कि किस राजा ने किस डायनेस्टी में कौन सा सिक्का जारी हुआ। और एक बात ये पता चल रही है कि जैसे देखिए बहुत से मुस्लिम शासक हुए, मुस्लिम रूलर हुए, उन लोगों ने भी क्या किया, उन लोगों ने अपने सिक्कों पे किसी ने लक्ष्मी जी का चित्र बना दिया, अब इन्होंने रामसिया नाम का सिक्का चालू कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये चीजें बताती हैं कि कुछ ऐसे लोग भी थे मुस्लिम शासक जो जो धर्म निरपेक्ष थे, जो धर्म के बारे में नहीं सोचते थे, धर्म से ज्यादा वो जनता के बारे में सोचते होंगे।
ठीक है। तो ये सब चीजें आती हैं निकल के, और इन्हीं बेस पे, इन्हीं सिक्कों के अध्ययन के बेस पे क्या किया हिस्टोरियन ने, इतिहास में जितनी जानकारियां हो सकती थी मैक्सिमम वो लिखी। इसके बाद हम आते हैं दूसरे नंबर पे। एक बार इसको देखिए, इसको नोट कर लीजिए, और एक काम करिएगा आप लोग, जैसे मैं आपको जो भी पढ़ाऊं, मुझे पता है आप सभी लोग बहुत बार पढ़ चुके होंगे, बहुत जगह से पढ़ चुके होंगे। मैं आपसे बस यही कहना चाह रहा हूं कि आप कितने भी बार नोट्स बना चुके हो, एक बार फिर से नोट्स बनाइएगा। ठीक, एक बार फिर से नोट्स बनाइएगा, और यकीन मानिए मैं कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ूंगा जो आपके एग्जामिनेशन से परे हो। सभी चीजें आपके एग्जामिनेशन में आएंगी, मेरी पूरी कोशिश रहेगी। अब एक दो क्वेश्चंस की बात अलग होती है, लेकिन मैं आपको जो सिलेबस आया है अब तक या जो आ सकता है उन सारे टॉपिक्स को कवर कर दूंगा। ठीक है, तो इसलिए बेटा आप भले ही मुझसे पढ़े हो, लेकिन अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो उस कंडीशन में आप नोट्स जरूर बनाइएगा। ठीक, क्योंकि नोट्स बनाने से आपको रिवाइज भी होगा, और दूसरी बात है वो चीजें जब आप लिखोगे बार 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 बार, तो आपके दिमाग में वो इंस्टॉल होती रहती हैं, फिर वो चीजें जल्दी नहीं निकलती हैं। अगर आप ये सोचें कि नहीं मेरे नोट्स बने इसी में हम करेक्शन कर लेंगे, तो ये चीज आपके लिए हार्मफुल हो सकती है, हानिकारक हो सकती है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं इंस्क्रिप्शंस के बारे में। अब हमारा जो दूसरा जो हमारा दूसरा वो है, स्रोत है, पुरातात्विक स्रोत है, वो क्या है, इंस्क्रिप्शन। ये सेकंड, इंस्क्रिप्शन यानी अभिलेख। अभिलेख, सबसे पहला पॉइंट कि आखिर अभिलेख, अभिलेख से किस प्रकार से हिस्ट्री लिखी गई होगी। तो देखिए राजा लोग क्या करते थे, जहां भी वो कोई काम करते थे, किसी भी राज्य को जीता या कुछ बनवाया, तो वो लोग एक अभिलेख लिखवाते थे। तो ये अभिलेख ये बताता है कि इन राजा का विस्तार कहां तक था। अभिलेख हमें ये बताते हैं कि इन राजा का विस्तार कहां तक था। ठीक है, और क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या बनवाया, ये सब अभिलेख के माध्यम से हमारे जो शासक हुए वो सब करते थे, अभिलेख लिखवाया करते थे। ठीक है, इससे क्या मिलता था कि उनके कामों की जानकारी हमें मिल जाएगी। इसीलिए अभिलेख को भी पुरातात्विक स्रोत माना जाता है। ठीक है, अब अभिलेख, अब पहला क्वेश्चन यही आ गया कि ये बताइए स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन क्या कहलाता है। स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, अभिलेखों का अध्ययन। अभिलेखों का अध्ययन, अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। एपिग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है, एपिग्राफी। इसको हिंदी में ऐसे ही लिखना, एपिग्राफी। ठीक है, क्या कहलाता है, एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है, पुरालेख शास्त्र। एपिग्राफी स्पेलिंग थोड़ा सही करना पड़ेगा, ई पी आई जी आर ए पी एच वाई, एपिग्राफी कहलाता है, या पुरालेख शास्त्र। हिंदी में इसको पुरालेख शास्त्र बोलते हैं। एपिग्राफी, पुरालेख शास्त्र, यानी स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन क्या कहलाता है, एपिग्राफी कहलाता है, पुरालेख शास्त्र कहलाता है। अच्छा, इंस्क्रिप्शन में, अभिलेखों में हमें सबसे पहले यह जानना है कि आखिर इंस्क्रिप्शंस कितने प्रकार से लिखाए जाते थे। इंस्क्रिप्शंस कितने प्रकार से लिखाए जाते थे, जैसे देखिए, तो इंस्क्रिप्शन बेटा तीन प्रकार से लिखाए जाते थे। एक होता था रॉक एडिक्ट्स, शिलालेख। एक होता था पिलर एडिक्ट्स, स्तंभ लेख। एक और होता था केव एडिक्ट्स।
यानी गुफा या गुहा लेख। पहले लोग क्या कर रहे थे, पहले के लोग गुफाओं में रहा करते थे, गुफाओं में रहते थे, तो गुफाओं में उनकी जो भी लिपि होती थी, उस लिपि में चीजों को याद रखने के लिए लिख दिया करते होंगे, कुछ डिजाइन वगैरह बना देते थे, ठीक है। या कोई काम किया, कई पत्थर लगवा दिया गया। आज क्या होता है, अगर हम लोग कोई भी काम कर रहे होते हैं, कोई धार्मिक भी काम कर रहे होते हैं, या कोई भी कुछ भी काम कर रहे होते हैं, या कोई मकान बनवा रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने घर के या अपने मंदिर के बाहर वहां पे एक पत्थर लगवा देते हैं, ठीक है। वैसे ये आज से नहीं, ये पहले भी हो रहा था। जब भी हम कोई मोन्यूमेंट्स देखते हैं, कोई भी हम बिल्डिंग्स वगैरह देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, अभिलेख लिखे हुए मिलते हैं। उसमें एक एक रॉक एडिक्ट्स लगा दिया गया, पूरा उसकी विस्तृत जानकारी लिख दी गई। किसी वंश के बारे में जानने के लिए ये बहुत फायदा पहुंचाता है, ठीक है। ये इंस्क्रिप्शंस बहुत फायदेमंद होते हैं, ठीक है। यानी अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। और ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हो गए, रॉक एडिक्ट्स, पिलर एडिक्ट्स एंड केव एडिक्ट्स, ठीक है। शिलालेख, स्तंभ लेख और गुफा या गुहा लेख, ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक एक क्वेश्चन आता है, बहुत ही पूछा गया क्वेश्चन है ये, बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। क्वेश्चन ये आता है कि ये बताइए, पहला अभिलेख कौन सा है, या सबसे पहले अभिलेख किसने लिखवाया। तो देखिए, मैं आपको एक नोट करके लिखना बेटा, एक बात नोट करके लिखेगा। एक आपने सुना होगा, बोगास कोई, बोगास कोई इंस्क्रिप्शन, बोगास कोई इंस्क्रिप्शन, यानी बोगच कोई अभिलेख, बोगच कोई अभिलेख, ये सबसे पुराना अभिलेख माना जाता है। ये ऐसा माना जाता है कि विश्व में सबसे पहला अभिलेख यही है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, इसमें दिक्कत यह है कि ये मिला तो है, और ये मिला है बेटा, ये 1400 बीसी का है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसके लिखने वाले के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। हालांकि जिसने ये बोगास कोई लिखा होगा, वही पहला व्यक्ति होगा जिसने इंस्क्रिप्शन लिखने शुरू किए होंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें इसके लिखने वाले के बारे में पता नहीं है, इसीलिए मैं नोट करके लिखा रहा हूं कि अगर आपसे पूछे कि पहला इंस्क्रिप्शन कौन सा था, या पहला अभिलेख कौन सा लिखा गया, तो वो आपको बोगास कोई ही टिक करना है, ठीक। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि विश्व में पहली बार अभिलेख किसने लिखवाया, तो अब नाम तो दूसरे व्यक्ति का आ रहा है। क्यों, क्योंकि इनका तो नाम पता ही नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन पर ध्यान देना है आपको। तो ये बोगास कोई है बेटा, ये टर्की में था। ये कहा मिला है, टर्की, यानी तुर्की में मिला है। कहा, तुर्की में, ठीक है। और इस पे बेटा वैदिक गॉड, 4 वैदिक देवताओं के नाम मिले हैं। नंबर 1 पे आपको इसमें इंद्र का नाम मिलेगा, नंबर 2 पे मित्र, नंबर 3 पे नासत्य, ये सारे के सारे हमारे देवता हैं, नासत्य, ये बार बार ये क्वेश्चन आता है। और नंबर 4 पे वरुणा, यानी वरुण, इन 4 देवताओं का नाम मिलता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि बताओ बोगास कोई अभिलेख में किन 4 देवताओं का नाम मिलता है। तो कौन से 4 देवता है बेटा, एक हो गया इंद्र, एक हो गया मित्र, एक हो गए नासत्य, और एक हो गए वरुण। इन 4 देवताओं का, इन 4 देवताओं का नाम मिलता है, ठीक। ये नोट करके लिख लिया। अब देखो, एक क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि सबसे पुराना कौन सा है, तो बोगास कोई है। लेकिन आपसे अब पूछा ये जा रहा है कि ये बताइए, सबसे पहले अभिलेख किसने लिखवाया। सबसे पहले अभिलेख, उस शासक का नाम बताइए जिसने सबसे पहले अभिलेख लिखवाया हो, ठीक है। तो लिखिए बेटा, पहला शासक, या विश्व का पहला शासक, ऐसे लिखो, विश्व का, एक मिनट, विश्व का
विश्व का पहला शासक जिसने अभिलेख लिखवाया, जिसने अभिलेख लिखवाया, विश्व का पहला शासक जिसने अभिलेख लिखवाया। ठीक है, तो इसमें नाम आता है बेटा डेरियस फर्स्ट का। किसका नाम आता है? डेरियस फर्स्ट, या इन्हीं को दारा फर्स्ट भी कहते हैं, दारा फर्स्ट भी कहते हैं। याद रखना है आपको ये चीजें, डेरियस फर्स्ट या दारा फर्स्ट। ठीक है, यानी इन वर्ड, ये विश्व की बात हो रही है। फर्स्ट रूलर इन वर्ड जिसने इंस्क्रिप्शंस लिखाया, अभिलेख लिखवाया, क्या नाम था उसका? डेरियस प्रथम। ये बेटा ईरान का था। कहां का शासक था ये ईरान का था। ठीक है, किंग ऑफ ईरान। ये क्या था बेटा? ईरान का शासक था, किंग ऑफ ईरान। और चूंकि हमें वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ रही, हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन हिस्ट्री, इसलिए बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना हमें। वरना बेटा डेरियस फर्स्ट जो है ना, ये हखमनी डायनेस्टी के थे, हखमनी डायनेस्टी यानी हखमनी वंश के थे। ठीक है, ये ऐसे ही लिख लीजिएगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि जो पहला व्यक्ति था विश्व में अभिलेख लिखवाने वाला, वो डेरियस फर्स्ट था, या इसी को दारा फर्स्ट भी कह रहे हैं। ये किंग ऑफ ईरान था। क्या था ये? किंग ऑफ ईरान था। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बताइए भारत में अभिलेख लिखवाने वाला पहला व्यक्ति है ना, या पहला शासक, यानी फर्स्ट रूलर इन इंडिया। अब भारत की बात आ रही है कि आखिर भारत में पहला शासक कौन सा था, यानी भारत का पहला शासक जिसने अभिलेख लिखवाया, भारत का पहला शासक यानी फर्स्ट रूलर कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएंगे अशोक। क्या नाम है इनका? अशोक। ठीक, कौन हो गया? अशोक हो गया। ठीक है, यानी भारत में पहली बार अभिलेख किसने लिखवाया? अशोक में। और ये कहा जाता है कि जो ये अशोक थे ना, ये डेरियस फर्स्ट से ही प्रभावित थे। ये लिखना चाहे आप लिख लीजिए कि डेरियस फर्स्ट से ही प्रभावित थे। अशोक ने डेरियस फर्स्ट या दारा प्रथम से प्रभावित होके अभिलेख लिखवाना शुरू किया। ठीक है, अब समय हमें इजाजत नहीं दे रहा है। उम्मीद है कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, आप लोग एक काम करिएगा, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, हम ये कंटिन्यू करेंगे। अभी आज हमारे पास थोड़ा कम टाइम है क्योंकि और भी क्लासेस लगी हुई हैं। बाद में हम लोग बढ़िया से पढ़ाई करेंगे और ज़्यादा टाइम लेके आएंगे और समझेंगे आखिर कि कैसे हिस्ट्री पढ़ना है। अभी हम लोग कोई कुछ नहीं पढ़ रहे थे। आप ये मत सोच के चलिएगा कि सर ने तो एक साथ पूरा हिस्ट्री के बारे में बता दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ आज आपको ये बता रहा हूं कि हिस्ट्री लिखी कैसे गई, हिस्ट्री आखिर लिखी कैसे गई है, और हमें कैसे पढ़ना है, कैसे हिस्ट्री को हम एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बना दे। और आप यकीन मानिए हिस्ट्री एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।